नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देंगे देशी हथियार। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए मंजूर किए 500 करोड़। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राफेल का मुकाबला करने की तैयारी में चीन कर रहा है सुपरसोनिक स्टील्थ बॉम्बर का ट्रायल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी विधानसभा चुनाव में बनारस में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बोले कि देश में मोदी और प्रदेश में योगी होंगे भाजपा का चेहरा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा तय है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देंगे स्वदेशी हथियार। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए मंजूर किए 500 करोड़। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान से सटे जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर लंबे समय से तनातनी जैसी स्थिति बनी रही है। इन सब के बीच भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ाने के लिए तकरीबन 500 करोड़ रुपए की हरी झंडी दी है। रक्षा मंत्रालय ने यह राशि रक्षा क्षेत्र के स्टार्टअप्स के लिए मंजूरी की है। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस और डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन को अगले 5 वर्षों के लिए 498.8 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है, बजट का यह सपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक बड़ा बढ़ावा देगा, क्योंकि आईडेक्स डीआईओ का देश के रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण का प्राथमिक उद्देश्य है। यह डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द्वारा आईडेक्स ढांचे के निर्माण और डीआईओ की स्थापना के बाद इनोवेशन को बढ़ावा देने की एक योजना का हिस्सा है। अगले 5 सालों के लिए 498.8 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस योजना का उद्देश्य डीआईओ के तहत लगभग 300 स्टार्टअप, व्यक्तिगत इनोवेटर्स, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्यमों और 20 पार्टनर इनक्यूबेटरों को आर्थिक मदद करना है। साथ ही रक्षा जरूरतों के बारे में भारतीय इनोवेशन इकोसिस्टम जागरूकता को बढ़ाएगा और भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान में भारतीय इनोवेशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए समाधान भी देगा। अपनी टीम के साथ डीआईओ इनोवेटर्स के लिए इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री के साथ जुड़ने और बातचीत करने का रास्ता बनाएगा। दरअसल लंबे समय के लिए ग्रुप एक ऐसे कल्चर की स्थापना करना चाहता है जहां भारतीय सेना द्वारा इनोवेटर्स के प्रयासों को सामान्य तरीके से सूचीबद्ध किया जा सके। इस स्कीम का एक उद्देश्य भारतीय रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र के लिए कम समय में उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नई, स्वदेशी और नई टेक्नोलॉजी के साथ सुविधाजनक बनाना है। इसके अलावा रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र के भीतर प्रौद्योगिकी सह निर्माण और को इनोवेशन की संस्कृति को ताकतवर बनाना और स्टार्टअप के बीच इनोवेशन को बढ़ावा देना, उन्हें इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करना भी उद्देश्य है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल का मुकाबला करने की तैयारी में चीन कर रहा है सुपरसोनिक स्टील्थ बॉम्बर का ट्रायल। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में हुए संघर्ष के बाद आसमानी ताकत में भारत को मिली बढ़त का मुकाबला करने के लिए चीन के नया प्लान बनाया है। चीन भारतीय लड़ाकू विमान राफेल का मुकाबला करने के लिए सुपरसोनिक स्टील्थ बॉम्बर की तैनाती में जुटा हुआ है। बीते मंगलवार से चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के अपोजिट हॉटन एयरबेस पर इसका ट्रायल शुरू कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक चीन का ये ट्रायल 22 जून तक चलेगा। इसी दिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल भी पूरे हो रहे हैं। सुपरसोनिक स्टील्थ बॉम्बर H-20 को गेम चेंजर माना जा रहा है। अगर इसका फाइनल ट्रायल उम्मीदों के मुताबिक हो जाता है तो चीन, अमेरिका और रूस के बाद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। ऐसे में भारत के लिए चीन का ये सुपरसोनिक स्टील्थ बॉम्बर बड़ी चुनौती और खतरा है। H-20 को न्यूक्लियर पेलोड ले जाने में सक्षम माना जाता है। साथ ही ये दुश्मन के एयर डिफेंस और रडार को चकमा दे सकता है। जानकारों के मुताबिक इस सुपरसोनिक जेट की बियॉन्ड विजुअल रेंज 3000 किलोमीटर की है। ऐसे में ये अफगानिस्तान, बलूचिस्तान या फिर लद्दाख की सीमा में घुसे बगैर टारगेट्स को हिट कर सकता है। H-20 प्रोजेक्ट की शुरुआत चीन ने 2010 में की थी, जब भारत फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन से 126 राफेल जेट के लिए नेगोशिएट कर रहा था। चीन ने H-20 बॉम्बर्स को 2025 तक अपनी वायुसेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस टाइमलाइन को कम कर दिया गया है। ये लगातार बदलते वैश्विक परिवेश में चीन की रणनीति और उसकी सोच की ओर इशारा करता है। आने वाले वक्त में इसका असर साउथ चाइना सी और ताइवान के मुद्दों पर भी देखने को मिल सकता है, जहां अमेरिकी गठबंधन इस इलाके में चीन की दादागिरी को बैलेंस करने में जुटे हुए हैं। टॉप सोर्सेज के मुताबिक H-20 बॉम्बर्स को चीन एरिया स्पेसिफिक एसेट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके फाइनल ट्रायल के लिए चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के अपोजिट हॉटन एयरबेस को चुना है, जहां से चीन अफगानिस्तान, बलूचिस्तान या लद्दाख में टारगेट को हिट कर सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव। वाराणसी में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बोले, देश में मोदी और प्रदेश में योगी भाजपा का चेहरा। जी हां दोस्तों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव रविवार को वाराणसी पहुंचे
बोले, कोरोना की दूसरी लहर में जान गंवाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों के घर पहुंचकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धांजलि दी। पीड़ित परिजनों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है। आगामी विधानसभा चुनाव पर बोले, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ही भाजपा का चेहरा है। देश में योगी पार्टी का चेहरा है। काशी प्रवास पर आए भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा और बोले, कोरोना संकट के समय विपक्षी दल सिर्फ अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह करते रहे, जिसके कारण समस्या और बढ़ गई। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता और मुख्यमंत्री योगी के मजबूत प्रबंधन से कोरोना पर नियंत्रण पाकर एक मिसाल कायम की। सबका साथ सबका विकास की मूल धारणा के साथ आगे बढ़ने वाली भाजपा के कार्यकाल में प्रदेश का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार है। उन्होंने कहा, भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है तथा पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अनमोल एवं अभिन्न अंग है। कोरोना काल में दिवंगत हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस संकट की घड़ी में पार्टी ने निर्णय लिया कि समाज के ऐसे दिवंगत लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मंत्री, सांसद, विधायक उनके घर जाएंगे और उनके परिजनों से अपनी शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बाबा काशी विश्वनाथ दरबार एवं बाबा काल भैरव के दरबार में मत्था टेका और पूरे विधि विधान से दर्शन पूजा की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी बीजेपी का चुनावी मिशन, नाराजगी दूर करने के लिए करीब 1 लाख कार्यकर्ताओं को सरकार और संगठन में मिलेगी जगह, यह है प्लान। जी हां दोस्तों, अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को लुभाने की कवायद शुरू कर दी है। पार्टी चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करते हुए उन्हें सरकार और संगठन में शामिल करने की योजना बना रही है। करीब 1 लाख कार्यकर्ताओं की नियुक्ति सरकार और संगठन में करने की योजना बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं को आयोगों और प्रकोष्ठों में शामिल किया जाएगा। पार्टी की योजना के मुताबिक इन्हें अनुसूचित जाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, निगम बोर्डों और समितियों में तैनात किया जा सकता है। वहीं संगठन में भी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने की योजना बनाई जा रही है। खबर के मुताबिक तय रणनीति के हिसाब से काम आगे बढ़ता रहा तो बीजेपी जुलाई तक संगठन और सरकार में अलग अलग पदों पर करीब 1 लाख कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर सकती है। लखनऊ दौरे पर पहुंचे संगठन महामंत्री BL संतोष के सामने कई मंत्रियों और पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं की नाराजगी का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद इस मुद्दे पर काफी चर्चा कर योजना बनाई गई है। बताया जा रहा है कि चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए जाति और क्षेत्र के प्रभाव के आधार पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने शनिवार को कहा कि अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और तब भी बीजेपी 300 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। प्रदेश उपाध्यक्ष सिंह ने महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के बाद मथुरा में स्थानीय पार्षद के आवास पर यह बात कही। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि योगी सरकार में अपराधी या तो सलाखों के पीछे भेजे गए हैं या फिर मुठभेड़ में मारे गए हैं। उन्होंने कहा, अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ही सरकार बनाएगी और ऐसा निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में वर्षों बाद आए बदलाव के चलते संभव होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नौसेना के लिए पनडुब्बी बनाएगा DRDO, परमाणु क्षमता के साथ होगी मेड इन इंडिया। जी हां दोस्तों, देश में पनडुब्बी निर्माण की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए परमाणु क्षमता से लैस 3 पनडुब्बियों का निर्माण भारत में किया जाएगा और इनके निर्माण में 95% मेड इन इंडिया उत्पादों का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह अन्य पनडुब्बियों का निर्माण भी भारत में किया जाएगा। रक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी इसके लिए 50,000 करोड़ के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिनका निर्माण विशाखापट्टनम में DRDO द्वारा किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट अरिहंत क्लास की परमाणु क्षमता से लैस 6 पनडुब्बियों के निर्माण से अलग होगा। अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों के पास बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता भी होगी। सरकारी सूत्रों ने ANI से कहा कि परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी प्रोजेक्ट से स्वदेशी तकनीक क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये पनडुब्बियां 95% भारत निर्मित होगी। इससे डिफेंस सेक्टर को भी काफी फायदा होगा, चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी। उन्होंने कहा कि परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियों के निर्माण को डेडलाइन पर पूरा कर लिया जाएगा और अगर किसी तरह की समस्या आती है तो इसमें भारत अपने रणनीतिक सहयोगी की मदद लेगा। सूत्रों ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में काफी नौकरियां पैदा होंगी। नौसेना और DRDO को पहली 3 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए क्लियरेंस मिल गई है और इनका निर्माण पूरे होने के बाद बाकी 3 अन्य का भी निर्माण किया जाएगा। बता दें कि 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने रक्षा आधुनिकीकरण के लिए जिन प्रस्तावों का ऐलान किया था, ये उनमें से एक है। भारत की योजना 24 पनडुब्बियों के निर्माण की है, जिनमें से 6 परमाणु क्षमता से लैस होगी। इन पनडुब्बियों के सक्रिय हो जाने के बाद हिंद महासागर में भारत को अपने दुश्मनों पर निगाह रखने में काफी आसानी होगी। पहली 6 कन्वेंशनल पनडुब्बियों का निर्माण मुंबई में कलावती क्लास प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है। अगली 6 पनडुब्बियां ज्यादा क्षमता से लैस होंगी और जल्द ही इनका काम शुरू होगा।
हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों के निर्माण की परियोजना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अनुमति दी है। साथ ही निर्माण के वास्ते प्रस्ताव का अनुरोध रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल शीघ्र जारी किया जाएगा। मंत्रालय ने लगभग 43,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नौसेना के लिए 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी। करते हैं अगली खबर की तरफ। महामारी के वक्त भी चीन चल रहा चतुर-चाल, भारत को घेरने को ड्रैगन इस नापाक योजना पर कर रहा काम। जी हां दोस्तों, चीन कोरोना महामारी के वक्त भी भारत के पड़ोस में अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। वह कोविड मदद के बहाने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। पूर्व विदेश सचिव शशांक का कहना है कि चीन महामारी के वक्त भी अपनी घेरेबंदी की रणनीति पर काम कर रहा है। वह अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहता है। दूसरी तरफ सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के पड़ोस में अपनी गतिविधियों को इस लिहाज से बढ़ाना चाहता है जिससे उसका असर बढ़े और भारत की स्थिति कमजोर हो। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में चीन बड़ी निवेश योजना पर काम कर रहा है। हालांकि भारत ने चीन की हर कूटनीतिक चाल का सटीक जवाब दिया है। जानकारों का कहना है कि चीन भारत को पड़ोस में घेरने की रणनीति पर लगातार काम कर रहा है। जानकारों का कहना है कि चीन की कोशिश है कि वह नेपाल, श्रीलंका और मालदीव में दखल देकर वहां की सत्ता को प्रभावित करे, लेकिन भारत ने सतर्क रणनीति से काउंटर किया है। जानकारों के मुताबिक चीन भारत के पड़ोसी देशों को आर्थिक स्तर पर भारी निवेश से अपने प्रभाव में लेना चाहता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राजनयिक समर्थन देकर उसके बदले में इन देशों की जमीन पर चीन की निगाह है, जहां बंदरगाह बनाए जाएं और लिसनिंग पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक जासूसी के केंद्र काम करें। चीन संबंधित देशों में बंदरगाहों तक सीधी पहुंच बनाना चाहता है ताकि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच के मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। चीन ने पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका में बंदरगाह बना लिए हैं। चीन की भारत की घेराबंदी की कोशिश में पाकिस्तान मोहरा रहा है। बांग्लादेश को भी चीन सैन्य, आर्थिक मदद, बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहयोग देकर बदले में सामरिक सुविधाएं लेने के पत्ते चल रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब घुसपैठ की तो पहले चलेगा डंडा, भारतीय सैनिकों को मिली नई यूनिफॉर्म व हथियार। जी हां दोस्तों, लद्दाख सीमा पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के सैनिक दंगा रोधी पुलिस की तरह तैनात रहते हैं। उनके पास भाले, पत्थर व अन्य उपकरण रहते हैं जिनसे वे आत्मरक्षा व हमला दोनों कर सकते हैं। अब भारत ने भी वैसे ही यूनिफॉर्म व हथियार अपने जवानों को दिए हैं। इसकी खास वजह है चीन भारत के बीच स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तैनात भारतीय सैनिकों को दंगारोधी बल की तरह खास ड्रेस, हेलमेट, ग्लास शील्ड और बेटे प्रदान की हैं। सिक्किम इलाके में एलएसी पर ऐसे पहनावे में सैनिक नजर आए हैं। हाल ही जारी फोटो में उनके हाथों में डंडे नजर आए हैं। वे नाइट विजन उपकरणों व अन्य हथियारों से भी लैस है। शनिवार को सेना की कोलकाता स्थित पूर्वी कमान लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने क्लिम्पोंग में तैनात लॉ एंड स्ट्राइक डिवीजन का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान सिक्किम में अग्रिम चौकियों का दौरा भी किया। उनकी ये तस्वीरें पूर्वी कमान ने जारी की। इनमें जवानों ने खास वर्दी पहन रखी थी, इसलिए बदली ड्रेस, थमाए डंडे। लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले साल दोनों सेना के जवान भिड़ गए थे। तब चीनी सैनिकों ने ऐसी ही वर्दी पहन रखी थी, लेकिन उनके पास हथियार होने का भी दावा किया गया था। दरअसल दोनों देशों के बीच एलएसी पर नो फायरिंग की संधि है, यानी वहां गोली नहीं चलाई जा सकती। जब जवान भिड़े तो उन्हें चीनी सैनिकों की खास वर्दी के कारण उससे निपटने में दिक्कत आई थी। भारतीय सैनिक अब तक एलएसी पर इंसास या फिर AK-47 राइफल के साथ ही तैनात होते थे। संधि छोड़ चुका है भारत। हालिया टकराव के बाद सरकार ने सेना को उक्त संधि से मुक्त कर दिया है। हालात देखकर निर्णय करने का आदेश दिया है। इसी कारण गत वर्ष 29-30 अगस्त को एलएसी पर गोली भी चलाई गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चौंकाने वाला खुलासा, धोखाधड़ी के लिए चीन में इस्तेमाल हो रहे थे भारतीय सिम कार्ड, एजेंसियां जांच में जुटी। जी हां दोस्तों, भारतीय एजेंसियां 1300 सिम कार्डों का विवरण हासिल करने में लगी हुई है, क्योंकि इनका इस्तेमाल कथित तौर पर चीनियों के एक गिरोह द्वारा खातों को हैक करने और वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए किया जा रहा था, जो कि एक चीनी खुफिया एजेंसी की एक संदिग्ध गतिविधि है। एक सूत्र ने कहा कि सभी दूरसंचार ऑपरेटरों को निर्देश दिया गया है कि वे भारत के बाहर से संचालित किए जा रहे किसी भी सिम कार्ड से संबंधित कोई भी संदिग्ध लिंक मिलने पर जल्द से जल्द संबंधित एजेंसियों को रिपोर्ट करें। जानकारी के अनुसार एजेंसियों ने टेलीकॉम ऑपरेटरों से 2010 से चीनी से संचालित होने वाले सभी भारतीय सिम कार्डों की सूची बनाने की मांग की है। यह कदम तब उठाया गया जब एजेंसियों को पता चला कि अकाउंट्स को हैक करने और अन्य वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए 1300 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। यह खुलासा गुरुवार को गिरफ्तार किए गए एक चीनी घुसपैठिए हान जुनवे से पूछताछ के दौरान हुई। चौंकाने वाले तथ्य का खुलासा करते हुए 36 वर्षीय चीनी नागरिक हान, जो भारत में एक वांछित अपराधी रहा है, ने एजेंसियों को सूचित किया कि वह 2010 से अब तक भारत से निकली दस्तावेजों का उपयोग करके लगभग 1300 भारतीय सिम कार्ड चीन ले गया है। हान अपने साथियों के जरिए सिम कार्ड को अंडरगारमेंट्स में छिपाकर चीन भेज देता था। सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पार करके भारतीय क्षेत्र में कथित रूप से घुसने वाले संदिग्ध चीनी जासूस को गिरफ्तार किया। उसे गिरफ्तार करने वाले
बीएसएफ के एक अधिकारी ने कहा, इन सिम कार्डों का इस्तेमाल खातों को हैक करने और अन्य वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा आदेश, अब तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शहरी इलाकों में तंबाकू उत्पादों को बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए नगर विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को अपने बोर्ड में उपविधि पास करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उपविधि का एक प्रारूप भी भेजा है। इसके तहत अस्थायी दुकानों के लिए लाइसेंस फीस 200 रुपए, स्थायी दुकानों के लिए 1000 रुपए, थोक विक्रेताओं के लिए 5000 रुपए तय की गई है। अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी नगरीय निकायों को अपने यहाँ उपविधि पास कर इसे लागू करवाने की कार्रवाई 31 जुलाई तक पूरी करनी है। लाइसेंस 1 साल के लिए होगा, हर साल इसका नवीनीकरण कराना होगा। थोक विक्रेताओं के लिए नवीनीकरण शुल्क 5000 रुपए रखा गया है। फुटकर स्थायी विक्रेताओं के लिए 200 रुपए व गुमटी सहित अन्य स्थायी विक्रेताओं के लिए 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है। नहीं बेच सकेंगे नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद। इन विक्रेताओं को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के नियमों का पालन करना होगा। शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज की परिधि में कोई भी तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकेगा। तंबाकू बिक्री और इससे नुकसान का साइनेज दुकान पर लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे और खुली सिगरेट बेचना प्रतिबंधित होगा। उत्तर प्रदेश में करीब 35.5% लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का उपयोग करते हैं। लाइसेंस के बगैर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर जुर्माने का प्राविधान किया गया है। पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दूसरी बार में 5000 जुर्माना देना होगा। तीसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपए जुर्माने के साथ ही एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। पर्यावरण अभियंता लाइसेंस जारी करने के प्रभारी अधिकारी होंगे। जोनल अधिकारी इसके नोडल अधिकारी होंगे और वे अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में काम करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र सहित देश के इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी में आज दस्तक दे सकता है मानसून, जाने ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की तरफ कम दबाव का क्षेत्र बनने से देश के कई राज्यों में मानसून समय से पहले पहुंच गया है। ओडिशा और गंगा से लगे पश्चिम बंगाल के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। तो वहीं अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य भारत तक पहुंच चुका मानसून देश के उत्तरी इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके अगले 2 दिनों में पूरे उत्तरी भारत में आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में मानसून इस बार 15 दिन पहले पहुंच रहा है। मौसम विभाग की माने तो अनुकूल मौसमी परिस्थितियों की वजह से दक्षिण पश्चिमी मानसून के अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में छाने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इस साल पूरे देश में जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून से सामान्य बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मौसम करवट ले रहा है और राज्य के अधिकतर जिलों में प्री मानसून जारी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने घोषणा कर दी है कि यूपी की सीमा से रविवार को किसी भी समय मानसून प्रवेश कर जाएगा। प्रदेश के वो जिले जिनकी सीमा बिहार से लगती है वे बारिश से तरबतर हो जाएंगे। बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र तक में इसका पहला असर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद 2 से 3 दिनों में पूरे प्रदेश में बारिश हो जाएगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 2 से 3 दिनों में मानसून लखनऊ तक पहुंचेगा। लखनऊ स्थित मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की चाल सामान्य है और रविवार को पूर्वांचल के कई जिलों में इसकी वजह से बारिश हो सकती है। लखनऊ तक इसे पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। इसकी इंटेंसिटी पर निर्भर करेगा कि पश्चिमी यूपी के जिलों में कब तक मानसून पहुंचता है। फिलहाल इसकी रफ्तार सामान्य दिख रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पड़ोसी देशों में मिसाइल तैनात करने की योजना बना रहा अमेरिका, चीन हुआ लाल। जी हां दोस्तों, भारत के खिलाफ अपनी रणनीतियों को अंजाम देने और एशिया में खुद को सबसे मजबूत देश के तौर पर स्थापित करने की मंशा से चीन पड़ोसी देशों को आर्थिक मदद देता है और उन्हें सैन्य उपकरण भी मुहैया कराता है। हालांकि अब अमेरिका का ऐसा करना चीन को रास नहीं आ रहा है। चीन पड़ोसी देशों में मिसाइलों और रक्षात्मक प्रणालियां तैनात करने की अमेरिकी योजनाओं के खिलाफ है। बीजिंग का कहना है कि इससे रणनीतिक स्थिरता कमजोर हो सकती है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण, निरस्त्रीकरण और अप्रसार प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन को संबोधित करते हुए संयुक्त रूप से वैश्विक रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण संधियों का पालन करने, बातचीत के माध्यम से अप्रसार के मुद्दे का समाधान करने और नए मोर्चों पर वैश्विक सुरक्षा शासन में सुधार का प्रस्ताव रखा। वांग ने कहा कि चीन किसी द्वारा क्षेत्रीय और वैश्विक मिसाइल रक्षा प्रणालियों के विकास और तैनाती का विरोध करता है जो रणनीतिक स्थिरता को कमजोर करे। चीन अन्य देशों के पड़ोस में भूमि आधारित मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती का भी विरोध करता है।
वांग ने हालांकि अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन अमेरिका द्वारा एशिया में मध्यम दूरी की मिसाइलें तैनात किए जाने पर जवाबी कार्रवाई करने की चीन ने पूर्व में धमकी दी है। उसने दक्षिण कोरिया में उच्च तकनीक वाले टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस तैनात करने के वॉशिंगटन के कदम का इन चिंताओं के मद्देनजर विरोध किया है कि अमेरिकी प्रणाली चीन की मिसाइल गतिविधियों पर नजर रखेगी। वांग ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को इस महत्वपूर्ण सूत्र की पुष्टि करनी चाहिए कि एक परमाणु युद्ध नहीं जीता जा सकता है, इसे कभी लड़ा नहीं जाना चाहिए। साथ ही उन्हें रणनीतिक जोखिम की कमी के लिए सहयोग को मजबूत करना चाहिए। रणनीतिक विश्वास को बढ़ाने के लिए रणनीतिक सुरक्षा मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर रणनीतिक वार्ता आगे बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन गैर परमाणु हथियार वाले देशों और परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करने या धमकी देने की नीति के प्रति बिना शर्त प्रतिबद्ध है। चीन के परमाणु हथियारों की संख्या का खुलासा किए बिना उन्होंने अमेरिका और रूस से अपने परमाणु हथियारों को कम करने का आह्वान किया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।